आपने बचपन में साइंस में ये तो पढ़ा ही होगा कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बट क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं प्राइस ऑफ डायमंड इज द ऑल्सो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग स्कैम। हम अक्सर नाइकी और एप्पल के मार्केटिंग कैंपेन के बारे में सुनते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनसे भी 2 लेवल ऊपर मार्केटिंग गेम खेलने वाले एक कंपनी के बारे में। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकेडी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमंड मार्केट में कई सालों तक मोनोपोली क्रिएट करने वाले डे बेयर्स के बारे में। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पृथ्वी की सतह से 150 से 200 किलोमीटर नीचे काफी गर्म होता है और वहां पे मौजूद कार्बन पर लाखों टन के पत्थरों का दबाव भी पड़ता है जिससे डायमंड फॉर्म होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डायमंड का जो क्रेज है, जो डिमांड है, वो शुरू हुआ था हमारे प्यारे हिंदुस्तान से। कुछ इतिहासकारों ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 400 साल पहले से यानी कि 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से ही डायमंड में ट्रेडिंग कर रहा था। इंडियन डायमंड्स वेनिस होते हुए वेस्टर्न यूरोप के मार्केट तक पहुंचे और 1400 के दशक तक डायमंड यूरोप के इलाइट क्लास के लोगों के लिए एक फैशनेबल एसेसरी बन गया। 1700 की शुरुआत में जैसे ही हिंदुस्तान की डायमंड्स की आपूर्ति घटने लगी, ब्राजील एक इम्पोर्टेंट डायमंड सोर्स के रूप में इमर्ज हुआ। जब एक बार ये अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचा तो 150 सालों तक डायमंड्स मार्केट में डोमिनेट किया। मॉडर्न डायमंड मार्केट की स्टोरी तब शुरू होती है जब 1866 में साउथ अफ्रीका के किम्बरली में डायमंड्स की खोज हुई। 1888 में सेसिल रोड्स ने डे बेयर्स का स्थापना किया। इससे पहले सेसिल रोड्स माइंस में वाटर पंपिंग सप्लाई किया करते थे। उन्होंने अपने प्रॉफिट से कई छोटे छोटे माइंस ओनर के साथ पार्टनरशिप किया और जल्द ही एक सेपरेट माइनिंग कंपनी फॉर्म कर लिया जो आगे चलकर डे बेयर्स ग्रुप बना। कुछ ही समय बाद डे बेयर्स साउथ अफ्रीका का समस्त डायमंड माइनिंग ऑपरेशंस का एक अकेला ओनर बन गया। 1889 में रोड्स ने लंदन बेस्ड एक डायमंड सिंडिकेट से स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग वो फिक्स क्वांटिटी में एक अग्रीड प्राइस पर डायमंड्स परचेज करेंगे सो दैट आउटपुट को रेगुलेट और प्राइस को मेंटेन कर सके। ठीक वैसे ही जैसे ऑयल कार्टल्स करते हैं जो ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करके ऑयल के प्राइस को कंट्रोल करते हैं, और ये अग्रीमेंट काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। साउथ अफ्रीका की सेकेंड फ्रीडम फाइट के दौरान कंपनी को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। वॉर स्टार्ट होते ही किम्बरली को घेर लिया गया जिससे कंपनी के वैल्यूएबल माइंस को थ्रेट्स महसूस होने लगा। तब रोड्स पर्सनली किम्बरली गए ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा सके कि वो अपने सोल्जर्स को वापस मोड़ ले। 1992 में जब सेसिल रोड्स की मृत्यु हुई तब तक डे बेयर्स वर्ल्ड के 90% डायमंड प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था। इनके बाद अर्नेस्ट ओपेनहाइमर डे बेयर्स के चेयरमैन बने और इनके डेथ के बाद 1957 में डे बेयर्स के चेयरमैन बने इनके सन हैरी ओपेनहाइमर। हैरी ने कंपनी को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, पुर्तगाल, जैम्बिया एंड टेंजेनिया जैसे वर्ल्ड के कई देशों में एक्सपेंड किया। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डायमंड की डिमांड में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया जिससे डे बेयर्स कई माइन क्लोज करने के लिए मजबूर हो गए। सेल को इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी NW Ayer and Sons को हायर किया जिसने डायमंड्स को अमेरिकन पीपल के सोशल स्टेटस से एसोसिएट करने में सक्सेस हासिल किया। NW Ayer ने 1947 में मैसिवली सक्सेसफुल स्लोगन और डायमंड फॉर फॉरएवर भी डे बेयर्स के लिए बनाया जिससे इन्होंने डायमंड्स को वेल्थ, कंफर्ट, रोमांस और सेफ सब अर्बन लाइफस्टाइल से लिंक किया। डे बेयर्स ने कंज्यूमर के डायमंड डिमांड को बढ़ाने के लिए स्पेशल ओकेजन ज्वेलरी इंट्रोड्यूस किया और NW Ayer and Sons ने लोगों के बीच मार्केटिंग और एड कैंपेन्स के थ्रू ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया कि जो अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड को जितना बड़ा डायमंड देता है वो उतना ही ज्यादा उनसे प्यार करता है। इसके साथ ही डे बेयर्स ने राइट हैंड रिंग लॉन्च किया एज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंट फॉर सिंगल वुमेन। 1960 के दशक तक यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट को कॉन्करर करने के बाद डे बेयर्स न्यू मार्केट की तलाश में जुट गया। जापान में कभी भी रोमांटिक मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था जिससे वहां ब्राइड के लिए डायमंड्स बेचना काफी ज्यादा मुश्किल था। यहां तक कि 1969 तक वहां की गवर्नमेंट ने किसी भी डायमंड के इंपोर्ट का परमिशन तक नहीं दिया था, लेकिन डे बेयर्स ने क्रेजिंग मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट चलाकर डायमंड्स को एज अ मॉडर्न वेस्ट सिंबल और जापान का ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ने का एक तरीका पोर्ट्रे किया जिसे उन्होंने एक साल में $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 1967 में जहां जापान की 5% दुल्हन ही डायमंड पहना करती थी, वहीं 1981 तक जापान की 60% दुल्हन डायमंड्स पहनने लगी। डे बेयर्स ने जापान की तरह ही ऐसे ही कई और कंट्रीज के मार्केट में भी कई $1 बिलियन के बिजनेस खड़ी किया। इंडिया में भी डे बेयर्स ने एक काफी बढ़िया एड कैंपेन लॉन्च किया था। तुम्हारी चाल।
उनके लिए जो अपनी रोशनी से जिंदगी को जिंदगी बनाए। एक हीरा आपके हीरे के लिए। 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के दौरान रसिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में नए डायमंड्स माइन की खोज की गई। शुरू में रसिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही डायमंड माइंस ने अपने डायमंड्स को डीबीएस के थ्रू बेचा, लेकिन कुछ ही समय बाद चीजें बदल गई। इन नए माइंस ने अपने डायमंड्स को डीबीएस के थ्रू न बेचकर अपने से बेचना शुरू कर दिया। इस वजह से डीबीएस को ग्लोबल सप्लाई पर कंट्रोल करने में काफी डिफिकल्टी होने लगी। डीबीएस की मोनोपोली को खत्म करने में इन दोनों कंपनियों का मेजर रोल था और आज भी ये कंपनियां डीबीएस के लिए काफी ह्यूज कंपटीटर है। अपने लॉस को रियलाइज करते हुए डीबीएस ने मार्केट कंट्रोल पर कम ध्यान देकर अपने ब्रांड नेम और रिटेल स्टोर पर फोकस करने का डिसाइड किया, जिससे डायमंड मार्केट में डीबीएस की मोनोपोली का दी एंड हो गया। तो दोस्तों, डीबीएस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ऐसे ही और बिजनेस, स्टार्टअप, फंडिंग के स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और हाँ, स्टे सेफ।